डिकोड को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह, टेलीमानस मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की हथियारों की सबसे बड़ी शॉपिंग दिखाएंगे। ये शॉपिंग पाकिस्तान को बहुत बेचैन कर देगी। भारत सरकार ने इसी हफ्ते 79,000 करोड़ रुपए के नए हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने दो बातों को इस हफ्ते कबूल किया है। पहला, भारतीय सेना ने नूर खान बेस पर हमला किया था, जिससे वहां पर काफी नुकसान हुआ, और दूसरा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्हें बंकर में छिपने की सलाह दी गई थी। इसके बाद हम आपको कनाडा में 44 वर्ष के एक भारतीय मूल के व्यक्ति प्रशांत श्री कुमार की कहानी सुनाएंगे। बड़ी दुख भरी कहानी है, जिन्हें सीने में दर्द के बाद उनकी पत्नी कनाडा में एक लोकल अस्पताल में ले गई, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने 8 घंटे तक उन्हें इंतजार करवाया और उनका इलाज नहीं किया, और इसके बाद वहीं बैठे बैठे उनकी मृत्यु हो गई। भारत के हेल्थ केयर सिस्टम की अक्सर आलोचना करने वाले लोगों को आज ये खबर जरूर देखनी चाहिए, और आज प्रशांत श्री कुमार की पत्नी निहारिका श्री कुमार हमारे साथ खुद मौजूद होंगी, जो आपको अपनी ये दुख भरी आपबीती सुनाएंगी। और आखिर में हम आपको आलोका नाम के एक भारतीय कुत्ते की कहानी सुनाएंगे, जो इस समय अमेरिका में बौद्ध भिक्षुओं के साथ 3700 किलोमीटर की एक शांति यात्रा पर निकला है। यह भारतीय कुत्ता अब वहां अहिंसा और शांति का एक नया प्रतीक बन चुका है। भारत की तीनों सेनाओं के लिए 79,000 करोड़ रुपए के हथियारों की जबरदस्त खरीद को मंजूरी दी गई है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका है जब एक बार में भारत इतने ज्यादा हथियार खरीदेगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC की मीटिंग में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन हथियारों को खरीदने की मंजूरी दी है, और हमारे देश में DAC ये फैसला करती है कि तीनों सेनाओं के लिए कौन से हथियार कितनी संख्या में कब और किससे खरीदे जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर से ये स्पष्ट हो गया था कि भविष्य के युद्धों में ड्रोन्स, मिसाइल्स और लंबी दूरी तक सटीक हमले की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण होगी, और आज ऐसे ही हथियारों को खरीदने की प्लानिंग हुई है। इसीलिए ये शॉपिंग पाकिस्तान की चिंता को आज बढ़ा देगी। अब आपको इस डील की डिटेल्स बताते हैं, और इस डील के 4 शक्तिशाली हथियारों के बारे में बताते हैं कि भारत कौन से नए हथियार अब खरीदने वाला है। पहला है पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। ये स्वदेशी रॉकेट 120 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। पहले इसकी रेंज 80 किलोमीटर थी, और आज ही पिनाका रॉकेट के इस लंबी दूरी तक हमला करने वाले मॉडल का सफल परीक्षण भारत में हुआ है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद ही इस परीक्षण की घोषणा की है। 2, 1, now, 1, launch. पहला हथियार आपने देख लिया, आप दूसरा हथियार देखिए।
दूसरा है लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम। ये किसी ड्रोन की तरह आसमान में दुश्मन का इंतजार करता है और लक्ष्य मिलते ही उस पर तुरंत हमला कर देता है। ये कम खर्च में दुश्मन के टैंक्स, बंकर्स और दूसरे हथियारों को नष्ट कर सकता है। तीसरा हथियार है एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल। ये भी एक स्वदेशी मिसाइल है जो हवा में एक लड़ाकू विमान से किसी दूसरे फाइटर जेट, ड्रोन या एयरक्राफ्ट पर 200 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। आसमान में जिस लड़ाकू विमान के पास लंबी दूरी तक निशाना लगाने की क्षमता होती है, वही विमान ज्यादा ताकतवर माना जाता है और भारतीय वायुसेना ऐसी 700 से ज्यादा मिसाइल्स अब खरीदना चाहती है। और चौथा हथियार है स्पाइस 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट्स। ये इजराइल में बनी एक ऐसी किट है जो किसी साधारण से बॉम्ब को दिन या रात में अचूक हमला करने वाला एक स्मार्ट बॉम्ब बना देती है। भारतीय वायुसेना ने इसी स्मार्ट बॉम्ब से पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी अड्डे पर हमला किया था। और ये जितने भी हथियार हम खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि भारतीय सेनाओं को अब तेजी से लेटेस्ट और आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं। स्वदेशी हथियारों पर जोर दिया जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर जैसे युद्ध की जरूरतों के मुताबिक अलग अलग प्रकार के हथियार अब खरीदे जा रहे हैं। आपको हमारे देश की हाल ही में की गई कुछ बड़ी डिफेंस डील्स के बारे में बताते हैं। इसी साल अप्रैल में भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस की दसों एविएशन के साथ 26 रफाल फाइटर जेट्स खरीदने की डील हुई थी और इस डील पर 63,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ये थी 63,000 करोड़ रुपए की डील, जो अभी तक की आज की डील से पहले सबसे बड़ी डील थी। वर्ष 2018 में रशिया के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 स्क्वाड्रन खरीदने की हमने डील की थी, जिसकी कीमत है 40,000 करोड़ रुपए। और भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ 4 दिन में समाप्त कर दिया था। आपको याद होगा, हमने अपनी मर्जी से इस युद्ध को शुरू किया और अपनी मर्जी से इस युद्ध को हमने खत्म किया। ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। बहुत सारी दुनिया की जो बड़ी बड़ी सेनाएं हैं वो युद्ध में उतर तो जाती हैं, लेकिन फिर युद्ध कब समाप्त करना है ये उनके हाथ में नहीं रहता। रशिया और यूक्रेन के युद्ध से आप ये सीख सकते हैं। रशिया ने सोचा था कि कुछ ही हफ्तों में इस युद्ध को समाप्त कर देंगे, लेकिन आज कई साल हो चुके हैं, ये युद्ध अब भी चलता जा रहा है। और भारत ने सिर्फ 4 दिन में अपना लक्ष्य हासिल करके ऑपरेशन सिंदूर को वहां पर रोक दिया था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ 4 दिन के युद्ध में उससे बाहर निकल आएंगे। हो सकता है आगे भविष्य में हमें भी लंबे लंबे युद्ध लड़ने पड़े। भविष्य में हमें रशिया और यूक्रेन की तरह लंबे समय तक युद्ध काल में लड़ना पड़ सकता है और हमारी सेनाओं को ऐसे किसी भी युद्ध के लिए अभी तैयार रहना होगा। हम अक्सर ये बातें करते हैं जब युद्ध होता है कि पाकिस्तान के पास कितने हथियार हैं, उनकी संख्या कितनी है और पाकिस्तान की क्षमता क्या है, कितने दिन तक पाकिस्तान जैसी जो सेनाएं हैं वो हमारे साथ युद्ध लड़ सकती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे सामने पाकिस्तान 1 हफ्ते भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास इतने हथियार और इतना गोला बारूद है ही नहीं। इसीलिए किसी भी अच्छी सेना के लिए 2 बातें बहुत जरूरी है। एक, उसके पास विभिन्न प्रकार के हथियार होने चाहिए। हर स्थिति से निपटने के लिए उसके पास अलग अलग प्रकार के हथियार होने चाहिए, ताकि उसकी सेना को यह समझ में आ सके, उसके पास ये विकल्प हो कि उसे कब कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। और दूसरा, उन हथियारों की अच्छी खासी संख्या हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम लंबे समय तक युद्ध लड़ सकें। और अब भारतीय सेना दोनों फ्रंट पर काम कर रही है। एक, हम अपने हथियारों की जो वैरायटी है उसको बहुत बढ़ा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के हम हथियार खरीद रहे हैं जो बहुत आधुनिक हैं, जो लेटेस्ट वॉरफेयर में काम आ सकते हैं, क्योंकि अब युद्ध लड़ने के जो तरीके हैं वो पहले से बहुत बदल चुके हैं। इसलिए अब हम भी आधुनिक हथियार खरीद रहे हैं। और दूसरा, हम उनकी संख्या को भी अब बढ़ा रहे हैं ताकि अगर ऐसा समय आया कि हमें लंबे समय तक कोई बड़ा युद्ध लड़ना पड़े तो हम लंबे समय तक युद्ध के मैदान में रह सकें, सरवाइव कर सकें। हमारे पास हथियारों का जो अलग अलग विकल्प हैं वो भी मौजूद रहें और हमारे पास संख्या भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ये तैयारी है भारतीय सेना की। और एक और बात है जो आज पूरे देश को समझनी होगी। इससे पहले हम अपनी जो बेसिक ज़रूरतें होती थी हथियारों की, उसके लिए हम दूसरे देशों से बात करते थे।
दूसरे देशों के साथ डील्स किया करते थे और दूसरे देश हमें वेटिंग लिस्ट में रखते थे। कहते थे कि जब ये सामान तैयार हो जाएगा, जब ये विमान तैयार होगा तो आपको दे देंगे, जब ये मिसाइल तैयार होगी तब आपको दे देंगे। अभी हमारे पास है नहीं, या अभी हमारे पास बहुत कम संख्या में है और भारत या बाकी के जो देश हैं वो लाइन में खड़े रहते थे कि जब वो हथियार बनेंगे दूसरे देशों की फैक्ट्री में तब हमें मिलेंगे। इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अब ये सारे हथियार अपने देश में बनाएं, स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल करें। इसलिए आज की भी जो डील हुई है, इतनी बड़ी डील है 79,000 करोड़ की, इसमें आप देखेंगे ज्यादातर जो हथियार हैं ये वो हैं जिन्हें हम अपने देश में बना रहे हैं। ये स्वदेशी मेड इन इंडिया हथियार हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की, जो आज हर हिंदुस्तानी को पता होनी चाहिए। अब हम आपके लिए ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के 2 नए कबूलनामों को डिकोड करेंगे। देखिए, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले तो लगातार झूठ बोलता रहा, पहले डिनायल मोड में था, पहले यह कहता था कि कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन अब धीरे 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 जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान एक एक करके सच को स्वीकार कर रहा है। तो 2 कबूलनामे उसके आए हैं। पहला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों में पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस ध्वस्त हुआ था, उसे काफी नुकसान हुआ था। यह पहला कबूलनामा पाकिस्तान ने किया है। इसका मतलब है कि भारत की जो मिसाइल्स हैं वो नूर खान बेस तक पहुंच गई थी और नूर खान बेस पर भारत हमला करने में वाकई कामयाब रहा था, जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हार है, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की एक बहुत बड़ी हार है। और दूसरा कबूलनामा है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की लीडरशिप भारत के हमलों से बहुत डरी हुई थी। 27 दिसंबर को पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि भारत के हमलों में रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस क्षतिग्रस्त हुआ और इसमें पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर उनके जनरल असीम मुनीर तक सभी ने पाकिस्तान को किसी भी नुकसान से इनकार किया था। लेकिन अब वही पाकिस्तान ये मान रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 36 घंटे में 80 ड्रोन हमले किए थे। आप पहले ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का यह कबूलनामा सुनिए और इसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति का एक दूसरा कबूलनामा हम आपको सुनवाएंगे, जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति कहते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो उन्हें यह सलाह दी गई थी कि वो जाकर एक बंकर में छिप जाए। जब 9 मई की रात को सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ज़ेरे क़यादत मीटिंग की और उसमें जो फैसले हुए वो करीबन हम रात को 1-1:30 बजे फारिग हुए और उसके जो फैसले हुए उनको ऑथराइज किया गया। और अगली जो गलती थी वो इंडिया ने ये की कि नूर खान बेस के ऊपर उस रात को 2:30-3 बजे के करीब फिर अटैक कर दिया। हमारा ये प्लान था कि सुबह फजर के करीब 4 बजे शुरू होगा, को 7:45 तक ये ख़त्म होगा। तो वो प्रोसेस जो ऑथराइज था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से उस डिस्कशन, उस बैठक के बाद वो उसको इम्प्लीमेंट होना था। लेकिन ये एक सेकंड मेरे नज़दीक जो वो ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंक रहे, ये उनकी सुपर गलती थी। तो फिर हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ। मुझे ये जब नूर खान हुआ तो अराउंड इट वाज 2:30-2:45 मुझे घर में इतला की, मैं अभी पहुंचा ही था आधा पौना घंटा उस मीटिंग से, तो मुझे इतला की गई कि ये हुआ। तो आई केम बैक टू द ऑफिस। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, असल में उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपनी जीत का दावा करते करते अपनी हार के राज खोल देती है। वो कहना तो ये चाहते हैं कि वो इस युद्ध में जीत गए थे, लेकिन ये कहते कहते वो बहुत सारे राज खोल देते हैं और फिर ये भी बता देते हैं कि उनका कितना नुकसान हुआ। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण एयर बेसेस में से एक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सैटेलाइट तस्वीरों में नूर खान एयरबेस का रनवे और उसके हैंगर क्षतिग्रस्त दिखे और कई महीनों तक यहां पर मरम्मत का काम चलता रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नूर खान बेस सहित 11 एयर बेसेस पर हमले किए थे और तब पाकिस्तान की लीडरशिप बंकरों में छिपने की प्लानिंग कर रही थी। और यह खुलासा पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खुद किया है। उन्होंने बताया कि उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें यह सलाह दी थी कि वो भी किसी बंकर में जाकर छिप जाएं।
मेरा MS उधर ही है, इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आली है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों पे नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं, यहाँ नहीं मरते बंकरों में बैठ के। तो ये सोचे कि हम सब तैयार हैं, अगर दोबारा कभी भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी, कभी भी हमारी धरती माँ को जरूरत पड़ी, तो हम अपनी सब जान माल दर्द सबको लगाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का हर नेता, पाकिस्तान की जो पूरी लीडरशिप है, वो भारत के खिलाफ नफरत पर पलती है, और ये नफरत वो अपनी हर भाषण में पाकिस्तान की जनता के सामने जाहिर करते हैं, और ये वहाँ का सबसे बड़ा राजनीतिक मॉडल बन गया है। पाकिस्तान की सेना की बस एक ही काबिलियत है, अपनी ही जनता पर हमला करने की, चाहे वो बलूचिस्तान हो या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन जब भी पाकिस्तानी सेना भारत जैसी किसी प्रोफेशनल आर्मी से युद्ध लड़ती है, तब पाकिस्तान के पास 3 ही विकल्प होते हैं, या तो बंकर में छिप जाएं, या फिर सीज फायर का रिक्वेस्ट करें, और या फिर सरेंडर करें। आपने देखा होगा बांग्लादेश के युद्ध के दौरान पाकिस्तान सरेंडर कर चुका है, और इस बार पाकिस्तान ने 4 दिन के बाद ही सीज फायर करने के लिए रिक्वेस्ट किया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारे अपने देश के हेल्थ केयर के बारे में, हमारे देश के अस्पतालों की बड़ी आलोचना करते होंगे और पश्चिमी देशों की बड़ी तारीफ करते होंगे। अब ज़रा ये खबर ध्यान से सुनिएगा। कल्पना कीजिए आपके घर के किसी सदस्य को अचानक सीने में तेज दर्द शुरू हो जाए, आप उसे जल्दी से तुरंत 20 मिनट के अंदर अस्पताल भी पहुंचा दें, और अस्पताल में डॉक्टर्स 8 घंटे तक आपको इंतजार कराते रहें, मामूली छोटी मोटी इधर उधर की दवाइयां देते रहें, और आपके परिवार के सदस्य का इलाज ना करें, और फिर वहीं बैठे बैठे इलाज का इंतजार करते करते उसकी मृत्यु हो जाए आपकी आंखों के ठीक सामने। ऐसा कनाडा में हुआ है। कनाडा के एडमंटन शहर में भारतीय मूल के 44 वर्ष के एक व्यक्ति के साथ बिल्कुल यही हुआ। उनका नाम है प्रशांत श्री कुमार, और वो सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद अपना इलाज कराने के लिए एक अस्पताल पहुंचे, लोकल अस्पताल कनाडा में, और इस अस्पताल का नाम है ग्रे नन्स कम्युनिटी हॉस्पिटल। और तब अस्पताल के इमरजेंसी रूम में प्रशांत श्री कुमार की शुरुआती जांच की गई। उनके साथ उनकी पत्नी भी वहां पर थी, और उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर को दोपहर 12:20 पर प्रशांत श्री कुमार को अस्पताल लाया गया। फिर रात में 8:50 तक, यानी करीब 8.5 घंटे तक उन्हें सिर्फ एक दवा दी गई, लेकिन उनका सही इलाज नहीं हुआ, और इस दौरान प्रशांत श्री कुमार लगातार सीने में दर्द की शिकायत करते रहे। उनका ब्लड प्रेशर बढ़कर 210 तक पहुंच गया, जबकि सामान्य ब्लड प्रेशर इससे कहीं ज्यादा नीचे होना चाहिए। हालात बिगड़ने के बाद भी प्रशांत श्री कुमार को किसी तरह की कोई मेडिकल मदद वहां पर नहीं मिली, बावजूद इसके कि वो अस्पताल में बैठे हैं, और जिस अस्पताल में वो इलाज कराने गए वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। प्रशांत श्री कुमार की पत्नी का दावा है कि उनके पति को समय पर इलाज न देकर इस अस्पताल ने उनकी हत्या की है, और ये एक वीडियो है जो उन्होंने अस्पताल से ही बनाया है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा वीडियो आप उनका अगर दिखा सकें तो आप देखिए कि उन्होंने अपने पति के शव के साथ खड़े होकर ये वीडियो बनाया, और इस अस्पताल में उनके साथ क्या हुआ इसे पूरा एक्सपोज किया। ये वीडियो आप देख लीजिए। Prashant Shri Kumar complained of acute chest pain at 12 o'clock noon today. This is Monday, December 22nd, and he was brought to Grey Nuns Hospital by 12:15, 12:20. He was sitting in the triage from 12:20 onward till about, I would say, 8:50 on till about 8:50 in the night. He was sitting in the triage complaining of constant chest pain. His BP constantly kept on rising with the last recorded blood pressure of 210. He was taken inside. He was only prescribed Tylenol during the entire waiting time that he was outside, and he was not given help. They said that chest pain is not considered acute problem. They do not suspect a cardiac arrest. When we came, प्रशांत श्री कुमार की पत्नी निहारिका श्री कुमार कनाडा के एडमंटन शहर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, और निहारिका जी, पूरा देश
आपके इस दुख में आपके साथ है, हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन साथ ही इस मुद्दे को हम न सिर्फ भारत में बल्कि कनाडा में भी आपके लिए उठाना चाहते हैं ताकि आपको इंसाफ मिल सके। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके साथ क्या हुआ और कनाडा में जब आप अपने पति को अस्पताल लेकर गई तो उसके बाद उनका इलाज क्यों नहीं किया गया? सर नमस्ते। और आपने मुझसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है कि उनका इलाज क्यों नहीं किया गया। यही मेरा तो सवाल है सर, मेरा तो यही सवाल है छोटा सा कि उनको इतनी तकलीफ हो रही थी, उनको इतना दर्द हो रहा था, उनका बीपी इतना हाई जाता जा रहा था। कोई मुझे बता दो, इतना सब कुछ क्या किसी इंसान को इलाज देने के लिए जरूरी नहीं होता क्या? यही मेरा सवाल है सबसे। मेरी आंखों के सामने मेरे पति की जान ले ली। निहारिका जी, क्या आमतौर पर वहां के जो जी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। बस 8.5 घंटे उनके साथ बैठी रही, अपने बच्चों को घर पे अकेला छोड़ा मैंने। मैं बीच बीच में आके देखती रही। मेरे बच्चा एक छोटे वाला, वो 24/7 मुझ पे निर्भर है। मैं इतनी घबराई भी हूँ सर इस समय। मुझे अपना फ्यूचर अंधेरे में दिखाई दे रहा है, मेरे बच्चों का फ्यूचर अंधेरे में दिखाई दे रहा है। हमने अपने जीवन में कभी ये कल्पना भी नहीं करी थी कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। प्रशांत was such a nice person। उन्होंने सब कुछ प्रॉपर किया, कभी कुछ भी वो गलत नहीं करते थे। He was such a rules oriented person। निहारिका जी, क्या आप इसके लिए कनाडा का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसे दोषी ठहराती हैं, अस्पताल की लापरवाही को दोषी ठहराती हैं, या वहां आपको लगता है कि सिस्टम ही ऐसा है कि वहां पर लोगों को लंबा इंतजार कराया जाता है? क्या डॉक्टर्स को समझ में नहीं आया कि आपके पति को क्या समस्या है, या फिर वहां पर ये एक जनरल प्रैक्टिस है कि छोटी मोटी दवाई दे दें और कोई बड़ा प्रोसीजर ना करें? सर मैं क्या बताऊं, मुझे तो सब कुछ ही लग रहा है इस समय। क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। सर चेस्ट पेन तो बहुत बड़ी बात है ना। चेस्ट पेन जब किसी को होता है, खासकर वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि चेस्ट पेन है, उसको आंख से ब्लड विजन है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, लेफ्ट आई से उसका विजन चला गया है ना, उसको दर्द उसका बढ़ता जा रहा है। उन्होंने जो पेन मैनेजमेंट की दवाई दी, जिसे टाइलेनॉल कहते हैं यहाँ पर, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसको स्टैबिंग पेन हो रहा है, वो बार बार बोल रहा है जाके कि मुझे स्टैबिंग पेन हो रहा है। वो बार बार कह रहे लाइन में जाके लगो, यू आर इंक्लूडिंग पेशेंट्स प्राइवेसी, राइट? सो मैं क्या बोलूं अब इस चीज में, राइट? उसका बीपी बढ़ता गया, वहां पे बीपी बढ़ता गया। फिर भी उन्होंने जो लास्ट रिकॉर्डेड 210 की वैल्यू है वो भी फ्लैग नहीं हुई, है ना। उसको वहां पर भी बोल दिया मेरे सामने कि जाके तुम बैठ जाओ, है ना। मेरे को बोला कि इसको 6.5 घंटे हो गए, बट क्या कहते हैं, ये यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट कोई वेट करा है वो 8-11 घंटे की वेट है। तो आपने जितने भी सवाल मेरे से पूछे हैं, ये सब तो मुझे एज अ स्टेटमेंट मिले। मैं आपको आंसर इसका किस तरीके से दूं? मैं क्या बताऊं मैं आपको सर? मैं मतलब यही तो सारी चीजें उन्होंने मुझे बोली है जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। जी, क्या उनको उस समय हार्ट अटैक आ रहा था और ये डॉक्टरों को समझ में नहीं आया? मैंने उनसे बोला जब जाके कि देखो मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज आप उनको देख लो, उनके चेस्ट पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके हार्ट में कुछ हो रहा है, लाइक यानी उनके कुछ कंप्रेशन हो रहा है, उनकी आर्टरी में कुछ है। सर मैं तो डॉक्टर हूं नहीं, मैं तो सिर्फ, मुझे तो उनकी हालत दिख रही थी, तो मैंने बोला उसको देख लो प्लीज। तो उन्होंने मुझे बोला कि चेस्ट पेन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एक्यूट प्रॉब्लम, क्योंकि उन्होंने मतलब वो कहते हैं आपके जो ब्लड वर्क करा है वो तो नॉर्मल है, तो हमें नहीं लगता कि उनको कुछ हो रहा है। उन्होंने मेरे को जिस तरीके से बोला गया, मुझे तो एविडेंशियल है नहीं कि कैसे उनको लगा कि उसको हार्ट अटैक नहीं आ रहा। मेरे पास किसी को भी देने के लिए ये एविडेंस नहीं है कि उनको कैसे लगा कि उनको दर्द हो रहा और वो हार्ट अटैक नहीं था। इसे आप लापरवाही मानती हैं, या आपको लगता है कि डॉक्टर्स जो थे वो इनकॉम्पिटेंट थे या फिर इनसेंसिटिव थे? सर प्रशांत जी डॉक्टर तक तो पहुंचे ही नहीं,
सर मेरी तो सबसे बड़ी दुख की बात ये है, डॉक्टर तक तो वो पहुंचे ही नहीं। वो तो वेटिंग रूम से जैसे ही उनका नाम बुलाया हम इतने खुश हो गए कि चलो अब फाइनली इनको डॉक्टर मिल जाएगा। अब तक तो डॉक्टर मिला ही नहीं था सर जी उनको। मैं आपको बताऊं, उनको डॉक्टर ही नहीं मिला था। वो जैसे ही उठ के गए, अंदर बुलाया, उनका नाम आया, वो काउच पे बैठे। एक जगह मैंने उनके पापा जी को बैठने के लिए बोला, मैं कहा पापा जी आप बहुत देर से हमारे साथ हो, प्लीज बैठ जाओ, मैं खड़ी हो जाती हूँ। सर प्रशांत जी बैठे, उसी वक्त वो खड़े हुए, उन्होंने बोला निहारिका मुझे चक्कर आ रहे। मैंने घूम के उनको पकड़ा, उधर से पापा जी ने पकड़ा और वो लिटरली 60 सेकंड्स के अंदर अंदर he just collapsed on the floor। मैं उनको उठाती रह गई कि प्लीज उठ जाओ। मुझे ऐसा लगा कि वो फेंट हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि वो फेंट हो रहे हैं। लेकिन जब तक वो गिर गए तो नर्सेस, 3-4 नर्सेस भाग कर आ गई, डॉक्टर्स भाग कर आ गए और वो कहते स्ट्रेचर ले आओ, वो कहते ये ले आओ, वो कहते वो ले आओ, और कहते इसको पल्स नहीं है। मैं वहां पे खड़ी हुई हूँ, मैं पागलों की तरह अपने पति को जगाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई उसको होश में ले आओ। निहारिका जी, तो आप ये कह रही हैं कि इतने घंटे तक, लगभग 8 घंटे तक आप डॉक्टर से मिल ही नहीं पाए, तो इस इतने घंटे तक उनको कौन अटेंड कर रहा था? नहीं, nobody। Nobody was attending him. He was waiting in the triage. He was waiting there. It's a big waiting area here, जहाँ पे सबको बिठा दिया जाता है। और वहां पे जाके वो लड़खड़ाता हुआ जाता काउंटर पे पूछने के लिए। फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा तुम मत जाओ, प्लीज तुम मत जाओ, तुम जाके बैठो, मैं जाती हूँ, मैं खड़ी होंगी लाइन में। मैं खड़ी हुई, 2-3 बार मैंने पूछा, वो मुझे भी वही सवाल जवाब मिला, उसी सवाल का जो मैंने अभी आपको बताया कि वो कोई इमरजेंसी नहीं है, दिस इज नॉट एन इमरजेंसी। चेस्ट पेन तो यहाँ कहते हैं, यहाँ पे सभी लोग पेन कहते हुए आते हैं, सबको अटेंशन चाहिए होती है, इस वजह से कहते हैं कि पेन हो रहा है। जी, आपको वहां पर इसके बाद वहां की सरकार से कोई मदद मिली? आपको भारतीय दूतावास से कोई और मदद चाहिए? सर मुझे मेरे पति के लिए जस्टिस चाहिए। मेरे बच्चों का फ्यूचर इन्होंने अंधकार में डाल दिया। मेरे को उन्होंने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है, बिल्कुल सब कुछ छीन लिया सर। He was the sole bread earner of the family. He was a very reputed member of the community. 25 साल से प्रशांत जी और उनकी पूरा परिवार कनाडा में था। 25 साल से वो लोग इतने प्रोफेशनल्स हैं, सब कुछ वो सारा टैक्सेस वगैरह सब कुछ देते थे। 25 साल से इनकम टैक्स में दिया, इतना पैसा इनकम टैक्स में दिया है हम लोगों ने। मेरे को तो कहते लगता है एक दिन उस बच्चे को, एक दिन प्रशांत जी को इलाज की जरूरत पड़ी, उन्होंने उसको इलाज नहीं दिया सर। 25 साल हमने पैसा दिया, एक दिन इलाज मांगा, एक दिन वो नहीं मिला, तो हमारा पैसा कहाँ गया? निहारिका जी, आप तो भारत से हैं, आप मेरठ से हैं, और कई बार जब मैं आपकी बात सुन रहा हूं तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो भारत में होते, यहाँ होते, तो 100% उन्हें कोई ना कोई डॉक्टर तुरंत अटेंड करता। 10 मिनट के अंदर सर। मेरे को इतना, मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ जो मुझे आज तक जानते भी नहीं थे, कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लोग मुझे कह रहे हैं कि मैडम अगर आप इंडिया में होती, लेस देन 10 मिनट्स हम आपके हस्बैंड को बचा सकते थे, लेस देन 10 मिनट्स। सर ये सुन के मेरा दुख मल्टी टाइम्स बढ़ जाता है। that my husband could have been saved, this could have been totally different। निहारिका जी, देखिए, आपके पति सीए थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत सफल थे अपने प्रोफेशन में, और कोई भी व्यक्ति, आप हो या आपके पति हो, लोग बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाएंगे, अपना करियर अच्छा बनाएंगे, अपने परिवार के लिए एक अच्छी ज़िंदगी वो चुनेंगे, और अचानक से एक ऐसा ब्रेक लगता है तो वाकई में एक बहुत दुख होता है। और कई बार ये जो क्लैश होता है हमारे बहुत सारे लोगों के बीच में कि अपने देश में रहें कि विदेश में जाएं, और विदेश में जाएं और उसके बाद इस तरह की कोई चीज़ घटना हो जाए तो वाकई में बहुत दुख भी होता है, और समझ में नहीं आता कि अपनी किस्मत को दोष दें या फिर वहां के उस हेल्थ केयर सिस्टम को हम दोष दें। सर
प्रशांत जी बहुत छोटे थे, मतलब जस्ट आई थिंक उन्होंने ग्रेजुएशन करी थी। हमारी तो अरेंज मैरिज थी, तो उन्होंने ग्रेजुएशन करी थी जब वो आए थे अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर, राइट? तो अब ये सवाल तो देखिए, अब उनके उनके पिताजी तो वो इसलिए लेकर आए थे ना कि वो अपने अपने पूरे फैमिली को एक वो अच्छा लाइफ, अच्छा जीवन दे पाएंगे। उनका तो थॉट प्रोसेस यही था ना उस समय की ताजी हवा, हेल्थ केयर, अच्छा हेल्थ केयर, सारी फैसिलिटीज इतनी अच्छी हैं। तो अगर कोई इंसान अपना देश छोड़ के एक, माय फादर इन लॉ वाज आल्सो वेरी वेल सेटल्ड, दिल्ली में बहुत अच्छे सेटल थे। मुझे नहीं लगता कि उनको कोई जरूरत थी उस समय कनाडा आने की, राइट? बट ही स्टिल डिसाइडेड टू गिव बेटर लाइफ टू हिज फैमिली, दैट्स व्हाई ही मूव्ड हियर। आई डोंट थिंक सो मेरे फादर इन लॉ ने भी कभी अपने बुरे से बुरे सपने में भी ये सोचा होगा कि वो अपने परिवार को लेकर तो आए हैं, बट वो इसलिए लेकर आए ताकि इतने टाइम बाद, 25 साल बाद, अपने जवान बेटे को खो दे। निहारिका जी, आपको क्या ऐसा भी लगता है क्योंकि आप भारत से हैं, इंडियन हैं, इसलिए भी हो सकता है आपकी अनदेखी की गई हो, आपके साथ कुछ भेदभाव जैसी चीज भी आपको नजर आई, ऐसा लगा आपको? It's very hard, but at one point in time, I would say, Sudhir ji, that yes, this thought did cross my mind. This thought did cross my mind, क्योंकि मैंने जब वो जो नर्स थी या जो भी थे, जो भी बोले हम उनको, जो काउंटर के पीछे थी, वो उनसे जब मैंने पूछा तो मतलब I did not get the treatment जो मुझे मिलना चाहिए था। जैसे रफा दफा कर देते ना कि हाँ जाके बैठ जाओ जाके, मुझे उस तरीके का लगा। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि क्यों हमारे साथ ऐसा, क्यों हमने ऐसा क्या बिगाड़ा है कि तुम मतलब हमारी बात नहीं सुन रहे हो। तो yes, I would say yes, for once this thought did cross my mind. They did not think you important enough to respond. Exactly, like we weren't important enough, like as if we just came yesterday and we were just burdens on healthcare system. No, that was the feeling I got at that point in time. निहारिका जी, हम और भारत में करोड़ों लोग, हमें आप अपने परिवार का सदस्य ही मानिए। आप बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं अभी? कनाडा में क्या किया जा सकता है? कनाडा में अगर जो हमारा जो लोकल हाई कमीशन है, वहाँ से अगर आपको कोई मदद चाहिए, आप बताइए कि हम क्या करें आपके लिए। सर, मुझे इसमें एक फेयर ट्रांसपेरेंट जजमेंट चाहिए। I also know, and they also know, that there is negligence. There is medical negligence. Like मैं क्या, ये तो पूरी दुनिया बोल रही है, right? It is basically an open and shut case. It is evident. वहाँ पे सारी information है. Nobody has reached out to me. किसी ने मेरे तक मेरे से डायरेक्टली किसी ने भी बात नहीं करी अभी तक। मुझे किसी ने भी ये नहीं बोला कि ये जो हुआ वो गलत हुआ, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए था। आई डोंट वॉन्ट एनी अदर प्रशांत श्री कुमार इन द सेम बोट। मैं नहीं चाहती कि कोई और निहारिका इस तरीके से सफर करे आगे चल के। मैं नहीं चाहती किसी और बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो। So I want that they should come out of their shells and they should face me right now that this is a blunder, this is gross negligence. हमें कोई मार जाता है बाहर तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्या? वो ऐसे ही हो जाता है क्या? यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पति की जान चली गई है और कुछ मतलब ही नहीं है, सब अपने आप को कवर करने में लगे हुए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये सपना देखते हैं कि विदेश में जाएंगे, कनाडा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, यूके जाएंगे। आज ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहती हैं? खास तौर पर कनाडा, यहाँ से लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगी सुधीर जी कि दूर की घास ना हमेशा हरी होती है। तो आज आप उस फैसले को भी, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आ रहा होगा कि यहाँ जब आने का फैसला था वो आपने गलत फैसला लिया। सर, मेरा फैसला तो नहीं था। देखिए, मैं तो, मेरा परिवार, as I said, it was an arranged marriage and I am proud to say कि मैं एक वो ड्रीम लाइफ जी रही थी, राइट? माय हस्बैंड वाज फैंटास्टिक। एक ऐसे जीवन साथी की चाहत जो एक लड़की को हो सकती है, वो बिल्कुल वही थे। आज मैं सोचूं कि अगर मैं कुछ भी ऐसा सोचना चाहूं कि क्या था, कुछ ऐसा सोच लूं, कुछ गलत हो, तो मुझे नहीं याद आता।
मेरे सास ससुर इतने अच्छे, मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला। मेरे को तो कभी मायके का ध्यान ही नहीं आया। मैं वो बोलती हूँ, मुझे तो मायके का ध्यान ही नहीं आया, राइट? मैं तो उसने बुलाया और मैं यहाँ चली आई उठकर, है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गलती किससे हुई है ना? मैं शादी में तो कहती थी कि भाई मैं तो, तुम इंडिया आ जाओ, मैं तो रहूंगी नहीं, मैं तो ऐसा बड़ा फैसला ले नहीं सकती थी। निहारिका जी, यू आर लाइक माई सिस्टर, और आप भारत में हमारे जितने लोग हैं, आप सब की एक बहन की तरह हैं। हम सब आपके साथ हैं। आपके पति को तो हम वापस नहीं ला सकते अब, प्रशांत को, लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी कर सकते हैं आप हमें बताइएगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके बाद आपको इंसाफ मिले, कनाडा की सरकार इसकी इंक्वायरी करे और आपको जस्टिस ज़रूर मिलना चाहिए। ये ज़रूर हम आज आपको आश्वासन देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ध्यान रखिए और हम आपसे फिर ऑफलाइन अलग से बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कितनी दुखद कहानी आज हमने आपको दिखाई है। एक पत्नी जो अपने पति को अस्पताल लेकर जाती है और समय पर लेकर जाती है, 20 मिनट के अंदर अपने पति को अस्पताल ले गई। पति को चेस्ट पेन है, 8 घंटे तक अस्पताल वालों ने इंतज़ार कराया, इलाज नहीं किया, और पत्नी के सामने पति अपना दम तोड़ देता है। उसके बाद पत्नी अपने पति के शव के साथ खड़े होकर ये वीडियो बनाती है और दुनिया को बताती है कि उसके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है और कैसे इन अस्पताल वालों ने एक प्रकार से उनके पति की हत्या की है। और आज इसीलिए निहारिका को हम आपके सामने लेकर आए। ये कोई समय नहीं है, ये तो मातम का समय है, शोक का समय है, लेकिन फिर भी हमें ये लगा कि निहारिका की बात भारत के हर निवासी तक पहुंचनी चाहिए, कनाडा तक पहुंचनी चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें इंसाफ दिलवाएं। कनाडा के एक थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के मुताबिक वहां एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलने के लिए औसतन 3.5 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। डॉक्टर्स की सलाह के बाद सर्जरी करवाने के लिए करीब 4 महीने का वेटिंग टाइम है। सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन कराने में 2 से 3 महीने लग रहे हैं। बड़ी बड़ी सर्जरीज करने में तो और भी ज़्यादा समय लगता है। हिप रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी के लिए आपको 7 महीने से ज़्यादा, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में औसतन 7.5 महीने का समय लगता है। मतलब कनाडा में मरीजों को दर्द और तकलीफ के साथ महीनों तक ऐसे ही जीने के लिए मजबूर किया जाता है, और जब यही देरी इमरजेंसी रूम तक पहुंचती है तो नतीजा वही होता है जो प्रशांत श्री कुमार के साथ आज हुआ है। अब आपको ये बताते हैं कि कनाडा में इलाज के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ता है। कनाडा की सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक, अपनी ही सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक, वहाँ 23,000 फैमिली डॉक्टर्स की कमी है। ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो किसी मरीज का सबसे पहला इलाज करते हैं, फिर उन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास रेफर करते हैं। कनाडा को 42,000 नर्सेज की इस समय तुरंत आवश्यकता है। मतलब सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम में पूरी की पूरी टीम की कमी है। वहाँ हर 1,000 लोगों पर औसतन 2.8 डॉक्टर्स हैं, जबकि औसतन कम से कम 3.7 डॉक्टर्स होने चाहिए। कनाडा की 20% जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है, लेकिन उन इलाकों में सिर्फ 7% डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स और नर्सेज की इसी कमी की वजह से कनाडा में सिर्फ 1 वर्ष में सर्जरी और डायग्नोस्टिक स्कैन का इंतजार करते करते 28,000 मरीजों की मौत हो गई। 28,000 मरीज सिर्फ इंतजार करते रह गए। कनाडा की जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 4 करोड़ 15 लाख है उनकी जनसंख्या, और भारत की जनसंख्या 146 करोड़। इसके बावजूद आपको भारत में ज्यादा आसानी से किसी भी शहर में आज इलाज मिल जाएगा। आज आप भारत के बड़े शहर छोड़िए, छोटे से छोटे शहर में भी जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं इलाज मिल ही जाएगा। सरकारी अस्पताल में मिल जाएगा, नहीं तो प्राइवेट मेडिकल अस्पताल में मिल जाएगा। हमारे देश में अगर आपके पास पैसा है या मेडिकल इंश्योरेंस है या कुछ भी नहीं है, आपके पास आपका परिवार है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं जो हमेशा मुसीबत के समय आपके पास जरूर आपके पास आएंगे। आपके घर में, आपके परिवार में किसी के साथ भी अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत इलाज मिलेगा 10 मिनट के अंदर, चाहे सरकारी अस्पताल में मिले या प्राइवेट अस्पताल में मिले। लेकिन कनाडा में लोगों के पास ये विकल्प भी नहीं है। ये आज उन लोगों के लिए एक सीख है जो अपने देश के हेल्थ केयर सिस्टम को तो बात बात पर उसकी आलोचना करते रहते हैं कि हमारे देश में तो कुछ है ही नहीं। आज कनाडा से देखिए आप, ये जो खबर आई है कि कनाडा में कैसा हेल्थ केयर सिस्टम है। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को हम आपके लिए डिकोड करेंगे।
क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। अब आपको अपने देश भारत में वापस लाते हैं और भारत की एक नई चुनौती आपको दिखाते हैं। और वो चुनौती है कि भारत की सड़कों पर आज कानून तोड़ना सबसे आसान काम है। किसी भी देश की सड़कें उसकी नसों की तरह होती है और ये नसें अगर फटने लगें, उन नसों में से खून रिसने लगे, तो ये फिर शरीर की तरह देश को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे देश की सड़कें भी उन धमनियों की तरह बन गई हैं जो अब फटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अब इन धमनियों में से धीरे धीरे खून रिस रहा है। मैं आपको उत्तर प्रदेश के रामपुर का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे अच्छी खासी सड़क है, कोई गड्ढा नहीं है, सड़क की चौड़ाई बिल्कुल ठीक ठाक है। एक सड़क जाने वालों के लिए है, दूसरी सड़क आने वालों के लिए है। लेकिन इस सड़क पर गाड़ियां कैसे चल रही हैं, जरा ध्यान से देखिए। इस सड़क पर जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं उनके लिए कोई नियम कायदे नहीं है। कोई भी गाड़ी कहीं से भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है। इस सड़क पर ना तो कोई रॉन्ग साइड है, ना राइट साइड है, ना इंडिकेटर का इस्तेमाल है। इस सड़क पर एक ओवरलोडेड ट्रक और एक बोलेरो जीप की टक्कर हुई, जिसकी पूरे देश में आज चर्चा हो रही है। इस दुर्घटना में आप किसकी गलती मानते हैं? बोलेरो के ड्राइवर को राइट टर्न लेना था, लेकिन उसने ना तो इंडिकेटर दिया, ना ही पीछे मुड़कर देखा कि कौन सी गाड़ी आ रही है और अचानक से अपनी गाड़ी को मोड़ दिया। दूसरी तरफ से ट्रक आ रहा है। वैसे तो ट्रक अपनी लेन में था, लेकिन यह ट्रक ओवरलोडेड था। इसमें जरूरत से ज्यादा सामान भरा हुआ था। इस ट्रक की बॉडी इतनी कमजोर थी कि वो सामान के बोझ को संभाल नहीं सका और जरा सी टक्कर होने के बाद यह ट्रक पलट गया और इसकी जो पीछे की बॉडी थी वो पूरी तरह से टूटकर बिखर गई और इसमें इतना सामान था कि बोलेरो गाड़ी जो है वो इसके नीचे आकर एक प्रकार से पिस गई। अब आप पूरा वीडियो देखिए। असल में इस ट्रक को सड़क पर होना ही नहीं चाहिए था। बोलेरो के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वो वहां से भाग गया। इसलिए भाग गया क्योंकि वो भी जानता था कि उसने सारे कानूनों को तोड़ा है। इस घटना में गलती एक की नहीं है, दोनों ड्राइवर्स की गलती है। आप जब भी सड़कों पर निकलेंगे तो ऐसा लगेगा कि गलती दोनों तरफ से हो रही है। अब ऐसे में आप किसे दोष देंगे? इसमें दोष है हमारे सिस्टम का। कितनी हैरानी की बात है कि हमने शानदार सड़कें बना ली, लेकिन इन शानदार सड़कों पर गाड़ी चलाने का जिम्मा ऐसे लोगों को दे रखा है जिन्हें ट्रैफिक के नियमों का कोई अंदाजा ही नहीं है। ऐसे लोगों को ठीक से ना तो गाड़ी चलानी आती है, ना अनुशासन है और ना ही नियमों की कोई परवाह है। ऐसे ड्राइवर अपनी जान के साथ दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं। हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों की मौत होती है जिसमें गलती असल में दूसरे ड्राइवर की होती है। आपने भी देखा होगा, आप बिल्कुल ठीक सड़क पर चल रहे हैं, लेकिन दूसरे ड्राइवर की गलती की वजह से कई बार जो लोग सही गाड़ी चला रहे होते हैं वो भी दुर्घटना की चपेट में आ जाते हैं। आज हमारी सरकार और समाज को सड़कों पर चल रहे ट्रैफिक को गंभीरता से लेना होगा। जैसे एक गाड़ी अगर गलत हाथों में चली जाती है तो ये उतना ही खतरनाक है जितना एक गलत आदमी के हाथ में बंदूक को दे देना। आज बड़ा सवाल यह है कि इस समस्या का समाधान क्या है। हमारे देश में सड़कों पर गाड़ी चलाना और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लेना सबसे आसान काम माना जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले केंद्रों को भ्रष्टाचार का अड्डा माना जाता है। अब भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म करने का समय आ गया है। इसे खत्म करना पड़ेगा। हमारे देश में ऐसे नियम बनाने होंगे जिससे सड़क को कोई खेलों का मैदान ना समझ ले। ये खेल का मैदान नहीं है। सड़कों को भी उतनी ही गंभीरता से लेना होगा जितनी गंभीरता से आप हवाई अड्डे के रनवे को लेते हैं। यातायात नियमों में बदलाव करके सजा और जुर्माने दोनों को बढ़ाना पड़ेगा और सख्त करना पड़ेगा, ताकि हमारे देश के लोगों में यह डर रहे। हमारे देश में यातायात के जो नियम हैं उन्हें बेहद सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। और वो लागू कैसे होगा? परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस में काम करने वाले कर्मचारियों पर नकेल कस के
इन विभागों को जीरो करप्शन विभाग बनाना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा करप्शन यही होता है। क्योंकि आप जब चालान 5,000 से 10,000 का कर देते हैं और उसके बाद अगर कोई रिश्वत लेकर असल में होता यह है कि जैसे ही आप चालान बड़ा करते हैं, रिश्वत की अमाउंट भी बड़ी होती चली जाती है। आप जो बसों में आग लगने की घटनाएं देख रहे हैं आजकल, वो इसीलिए तो हो रही हैं क्योंकि प्रशासन जो है, जो ट्रांसपोर्ट विभाग के लोग हैं, वो ऐसी बसों को, इस प्रकार के ट्रकों को पैसा लेकर, रिश्वत लेकर सड़कों पर चलने की इजाजत दे देते हैं। गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को अब कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जैसे बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी ना तो लेफ्ट मुड़े और ना ही राइट मुड़े। गाड़ी तभी राइट मुड़ेगी जब आप पहले इंडिकेटर देंगे। इसलिए आज मैं देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार और कार कंपनियों को एक सुझाव देना चाहता हूं। अब समय आ गया है कि गाड़ियों में न केवल लेफ्ट और राइट इंडिकेटर्स कंपलसरी हों, बल्कि यू टर्न के लिए भी एक अलग इंडिकेटर होना चाहिए। इन सुझावों को लागू करके नए साल पर कम से कम हम अपनी सड़कों को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। हर साल जब नया वर्ष शुरू होता है तो हम बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इस साल हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे, अपने जीवन में कुछ नए बदलाव लेकर आएंगे, और फिर धीरे 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 वो रेजोल्यूशंस भी टूटने लगते हैं। कोई रेजोल्यूशन 1 हफ्ते चलता है, कोई 15 दिन चलता है, कोई 1 महीना चलता है, और धीरे धीरे फिर हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे हम पिछले साल में थे। लेकिन तो भी आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आप खुद को बेहतर बनाने के लिए इस साल कौन कौन से संकल्प ले सकते हैं, जो संकल्प बहुत मुश्किल नहीं है, काफी आसान है। पहला, सबसे पहले आप अपना मोबाइल फोन का स्क्रीन टाइम कम कीजिए। खुद को डिजिटल दुनिया से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके असली दुनिया से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और इसे असली दुनिया से कनेक्ट करने का साल मनाइए। अपने दोस्तों से इमोजी के जरिए नहीं, आमने सामने बैठकर, उनका चेहरा देखकर, आंखों में आंखें डालकर बातें करनी शुरू कीजिए, उनके साथ मिलना शुरू कीजिए। इस साल ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन रिश्तों को प्राथमिकता दीजिए। अपने रिश्तों को संभाल कर रखिए, क्योंकि मुश्किल समय में आपके साथ सिर्फ आपका परिवार और आपके सच्चे दोस्त ही खड़े होंगे। सोशल मीडिया पर आपको लाइक और रीपोस्ट करने वाले आपके फॉलोअर्स आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया पर आपके फ्रेंड्स और फॉलोअर्स सिर्फ एक संख्या है जिसे देखकर आप खुश हो सकते हैं। ये संख्या आपके प्रचार में, आपको थोड़ा बहुत लोकप्रिय बनाने में जरूर काम आ सकती है, लेकिन ये संख्या आपकी सच्ची दोस्त कभी नहीं बन सकती। इसके बाद आप एआई पर अपनी निर्भरता कम कीजिए, ताकि आपके सोचने और समझने की क्षमता बनी रहे और लगातार बढ़ती रहे। बहुत सारे लोगों ने अब एआई का इतना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है क्योंकि उनकी अपने दिमाग की जो क्षमता है वो धीरे धीरे अब कमजोर होने लगी है। एक जमाना था जब हमें अपने दोस्तों के फोन नंबर याद रहते थे, एक जमाना था जब हमें अपना फोन नंबर भी याद रहता था, बहुत सारी चीजें हमें याद रहती थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से, आपके स्मार्टफोन की वजह से, इंटरनेट की वजह से, सर्च इंजन की वजह से और एआई की वजह से अब सारा काम आपने आउटसोर्स कर दिया है और दिमाग को कुछ सोचने की, याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिसकी वजह से धीरे 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 आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत कम कर दिया है। दूसरी बात यह है कि लिखने पढ़ने की आदत दोबारा से डालिए, इसे छोड़िए मत। इससे पहले कि आप अपना हस्ताक्षर करना भी भूल जाएं, पेन से लिखते रहिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे देश के जो बच्चे हैं वो लिखना भी भूल जाएंगे और हस्ताक्षर करना भी भूल जाएंगे। ये जो साल है ये वेट लॉस का साल होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि वेट लॉस के लिए किसी दवा का शॉर्टकट फॉर्मूला अपनाने की बजाय खुद पर मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए। अपनी जिंदगी से पैकेज्ड फूड को अलविदा कहिए। घर पर खाना बनाने की आदत फिर से डालिए, घर का बना हुआ खाना खाने की आदत फिर से डालिए। अगला रेजोल्यूशन जो आप ले सकते हैं वो ये कि कैमरे की फिल्टर वाली सुंदरता के बदले आप अपने मानसिक और अंदर की खूबसूरती को निखारिए। जो प्राकृतिक खूबसूरती है उसमें विश्वास कीजिए। कैमरे का फिल्टर इस्तेमाल करके दुनिया को अपनी खूबसूरती दिखाने से कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद इस साल कोई नया स्किल जरूर सीखिए, क्योंकि अब डिग्री नहीं बल्कि स्किल का समय है, हुनर का समय है। अपने पसंदीदा काम, अपने शौक के लिए हर दिन कम से कम 10 मिनट जरूर निकालें।
स्मार्टफोन और अलग अलग ऐप्स के साथ नहीं बल्कि प्रकृति और अपने साथ समय बिताएं इस साल। इससे आपका तनाव कम होगा, आपका स्वास्थ्य और आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। आप हर साल अपना मोबाइल फ़ोन बदल देते हैं, लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन लेते हैं, उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं, लेकिन ईमानदारी से सोचिए कि आपने आखिरी बार अपने मानसिक सॉफ्टवेयर को कब अपग्रेड किया था। ये साल बदल गया। इस साल स्मार्टफोन के नए मॉडल आएंगे, इस साल गाड़ियों के नए मॉडल आएंगे, सब कुछ अपग्रेड होकर आएगा। लेकिन इस साल जो आपका रूप है, क्या ये भी पिछले साल के मुकाबले अपग्रेड होकर आएगा? क्या आप भी अपग्रेड हो रहे हैं या सिर्फ अपग्रेडेड गाड़ियां खरीदेंगे, अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, अपग्रेडेड स्मार्टफोन खरीदेंगे, लेकिन आप वैसे के वैसे ही रहेंगे? इसलिए इस साल आपको अपने आप को भी अपग्रेड करना होगा। अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कीजिए। और आखिर में इन बदलावों को कल पर कभी मत टालिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। इसलिए खुद को बदलने की शुरुआत आज से कीजिए, अभी से कीजिए। और जैसे ही डिकोड खत्म हो आज, उसी समय से अपने जीवन में बदलावों की शुरुआत कर दीजिए। डिकोड में हमारी ये कोशिश होती है कि आपका आने वाला कल बेहतर हो और आप अपने आने वाले कल और भविष्य का सामना करने के लिए जानकारी से पूरी तरीके से लैस हों, ताकि आप उसका सामना कर पाएं। और हर चुनौती का जवाब आपके पास होना चाहिए। और हर चुनौती का जवाब क्या है? वो है जानकारी। इसलिए हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिनका संबंध सीधे तौर पर आपकी जिंदगी, आपके स्वास्थ्य और आपके पैसे से होता है, आपके निवेश से होता है। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दूरदर्शन न्यूज़ पर डिकोड का ये जो सफ़र शुरू हुआ, ये 15 मई को शुरू हुआ था। और इस साल हमारा ये और आपका जो रिश्ता है, ये कैसे शुरू हुआ और हमने इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से नए मुद्दे आपके लिए उठाए हैं, कैसे डिकोड बाकी के मीडिया से अलग है, कैसे ये शो बाकी के शो से अलग है। इस साल हमने आपको सोना, चांदी और शेयर बाजार जैसे निवेश के अलग अलग विकल्पों के बारे में नई जानकारियां दी। नए साल की शुरुआत पर आप सभी के मन में एक बड़ा सवाल ज़रूर होगा कि कहां पर अपना पैसा निवेश करें ताकि ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो आज सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगला जो नया साल आ रहा है, इसमें आपको क्या करना है। तो सबसे पहले सोना और चांदी के बारे में बताते हैं। वर्ष 2025 में चांदी ने 165% और सोने ने 74% का रिटर्न दिया। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या अगले साल भी सोना और चांदी में इतना ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगा? क्या इन दोनों के दाम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? एक्सपर्ट्स के मुताबिक वर्ष 2026 में सोने और चांदी में पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम मुनाफा हो सकता है। ऐसा अनुमान है कि अगले साल 10 ग्राम सोने की कीमत 1,50,000 रुपए से लेकर 1,60,000 रुपए तक हो सकती है। यानी नए साल में सोने पर 17 से 18% का मुनाफा आपको मिल सकता है। नए साल में चांदी की फिर से चांदी रहने की संभावना है। 1 जनवरी से चीन से चांदी का एक्सपोर्ट काफी कम हो जाएगा, क्योंकि चीन ने चांदी के एक्सपोर्ट के नियम अब बदल दिए हैं। दुनिया भर की जरूरत का करीब 60 से 70% चांदी चीन सप्लाई करता है। ऐसे में चीन से सप्लाई कम होने का असर नए साल में आपको बाजार पर साफ दिखाई देगा। अमेरिका ने भी चांदी को अब एक क्रिटिकल मिनरल घोषित कर दिया है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए साल में भी सोने के मुकाबले चांदी में ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। यानी चांदी आपको सोने से ज्यादा मुनाफा देगा। अनुमान है कि वर्ष 2026 में चांदी की कीमत 3 लाख रुपए से लेकर 3,30,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। ये प्रोजेक्शंस है। वर्ष 2025 में भारत के शेयर बाजार को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे अमेरिका का 50% टैक्स। विदेशी निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार का रिटर्न मिल सकता है आपको। कई और रिपोर्ट्स भी ये कहती हैं कि नए साल में भारतीय शेयर बाजार से औसतन 12 से 13% का मुनाफा हो सकता है। इसलिए नए साल में आप भी समझदारी के साथ अपना पैसा लगाइएगा। अपनी वेल्थ और हेल्थ दोनों का ख्याल रखिए। नए साल में हम आपको आर्थिक जगत की खबरें लगातार बताते रहेंगे और आपको जागरूक भी करते रहेंगे कि आपको अपना पैसा कहां पर लगाना चाहिए, आपका स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कहां होना चाहिए। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को हम आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या
क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। आज हम आपको एक भारतीय कुत्ते के आध्यात्मिक सफर की कहानी सुनाना चाहते हैं। इस कुत्ते का नाम है आलोका, जिसका अर्थ है प्रकाश। ये नाम इस भारतीय कुत्ते को बौद्ध भिक्षुओं ने दिया है। आलोका की कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2022 से मार्च 2023 के बीच, जब बौद्ध भिक्षुओं का एक दल अमेरिका से 112 दिनों की शांति यात्रा पर भारत आया था। और इसी शांति यात्रा के दौरान कोलकाता की सड़कों पर इन भिक्षुओं की मुलाकात 2.5 साल के आलोका से हुई, जब आलोका कोलकाता की सड़कों पर भटक रहा था। भिक्षुओं को देखते ही आलोका को ऐसा लगा जैसे उसे कोई अपना मिल गया हो और वो बिना किसी न्योते के भिक्षुओं के सफर में शामिल हो गया। इन भिक्षुओं ने आलोका को रोकने की बहुत कोशिश की, उसे किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ने की भी बड़ी कोशिश की, लेकिन आलोका उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और फिर वो उनके साथ शांति और अहिंसा के सफर पर निकल पड़ा। आलोका ने भिक्षुओं के साथ बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और वैशाली जैसे कई पवित्र बौद्ध स्थलों की यात्रा की। लेकिन आलोका के लिए ये यात्रा आसान भी नहीं थी। रास्ते में कई कुत्तों ने उसे डराने की कोशिश की, वो बीमार भी पड़ा, कार से एक बार उसकी टक्कर भी हुई, लेकिन आलोका न तो डरा, न रुका, न घबराया। वो हर बार उठा और उन्हीं भिक्षुओं के साथ चलता रहा। बौद्ध भिक्षुओं का मानना है कि आलोका अपने पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारों की वजह से इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल हुआ है। अब आलोका भारत से निकलकर अमेरिका में बौद्ध भिक्षुओं के साथ वॉक फॉर पीस का चेहरा बन चुका है। इन भिक्षुओं ने पिछले ही महीने आलोका का एक सोशल मीडिया अकाउंट भी शुरू किया, जिसमें इस अकाउंट को अब 73,000 से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं और आलोका के फॉलोअर सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहे हैं। इस समय आलोका अमेरिका में टेक्सास से लेकर व्हाइट हाउस तक की 3,700 किलोमीटर लंबी यात्रा कर रहा है। आलोका हर दिन इन भिक्षुओं के साथ पैदल चलता है और हर रात उन्हीं के साथ उनके टेंट में चटाई पर सोता है। हर सुबह उसी शांति के इरादे के साथ उठकर खड़ा हो जाता है। आज आलोका दुनिया के लिए शांति का प्रतीक बन चुका है। वो जहां भी जाता है लोग रुकते हैं, उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और उस पर अपना भरपूर प्यार लुटाते हैं। जिसे कभी आवारा कहा गया, आज वही वर्ल्ड पीस डॉग बन चुका है। आज आलोका हर कदम के साथ अहिंसा और करुणा इस दुनिया के लोगों को सिखा रहा है। आलोका ने साबित किया है कि हमारे देश के देसी यानी इंडी डॉग्स भी विदेशी और महंगी नस्ल के डॉग से कम नहीं है। वो भी उतने ही समझदारी के साथ इंसान का साथ दे सकते हैं और पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं। और आखिर में हम आप सबसे ये कहना चाहेंगे कि नए साल में आप सभी इन बेजुबानों के लिए अपना बड़ा दिल दिखाइए, इन्हें सहारा दीजिए, इनकी तकलीफ और दर्द को समझिए और जितना हो सके इन्हें अपने जीवन में अपनाइए। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम आपको डिकोड का संडे एडिशन दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।